हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। और इस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हम लोग बात कर रहे थे आपका न्यायपालिका की और देख रहे थे कि आपकी न्यायपालिका आपकी किस प्रकार है, कैसे वो स्वतंत्र है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। और हम आज बात करेंगे न्याय संरचना के आधार की। हम लोग क्या देखेंगे? न्याय संरचना का जो आधार है, जो आपका बेस है, उस बेस को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब मेरा एक प्रश्न है बच्चों कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की हमने जो संरचना की है, ये किस देश के संविधान से हमने ये प्रोसीजर ये हमने चीज अडॉप्ट करी है? मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों कि हमने स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि कार्यपालिका विधायी पालिका से हमने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है, तो हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ये चीज अपने संविधान में समाहित की है, उसको सम्मिलित किया है? तो आप पाएंगे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ये प्रोविजन लिया है और आपका इसी प्रोविजन के तहत हमने ये सारी चीजें अपनी करी हैं बच्चों। क्लियर? चलिए ध्यान देना है बच्चों आप सभी को और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे भारत में अदालत की संरचना कैसे होती है और इस संरचना की हम लोग आपका बात कर चुके हैं और इस बात को हम लोग आपका देख रहे हैं कि कैसे होती है इनकी संरचना और इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझें और हम लोग जानेंगे कि ये कैसा है और समझते हैं। देखिए, आप न्यायपालिका के बहुत सारे रूप को, खंड को पढ़ चुके हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसको हम लोग आपका देखे हैं। न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इसको पढ़े हैं। और इसके साथ साथ न्यायपालिका में जो चीजें हैं, उन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से एक एक करके आपका इनको समझे हैं और इनको देखेंगे। देखिए, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। कैसे हैं? 3 लेवल पर हमारे यहाँ अलग अलग अदालत है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इन चीजों पर ध्यान। देखिए, कितने लेवल पर बताइए हमारे यहाँ? 3 स्तर पर। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। कह रहे जो हमारा नीचे का जो स्तर है उस पर बहुत सारी अदालत होती हैं। सबसे ऊपर स्तर पर केवल एक अदालत है, जिन अदालतों में से लोग सबसे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। कह रहे कि एक ऐसी अदालत है जिसमें लोग सबसे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। ताल्लुक का मतलब होता है उससे मतलब रखते हैं, संबंध रखते हैं। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। क्या बोलते हैं? या तो उनको कहेंगे अधीनस्थ आपका न्यायालय या कहेंगे जिला अदालत कहते हैं। ये अदालत आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटवारा करते हैं और हर जिले में एक न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारे न्यायालयों को मानने पड़ते हैं। यानी कि देश का जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, अगर वो अपना फैसला सुना दे तो उसका जो फैसला होता है वो सारे फैसले मान्य होते हैं। अब देखिए, निचली अदालत और ऊपरी अदालत की आपकी संरचना दी गई पिरामिड के आधार पर। ये चित्र आपको भरना और बनाना है। तो जब जैसी लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद में ये सारा पिरामिड मैं आपको बना के दिखाऊंगा और बना के दिखाऊंगा कि कहाँ अदालत है, कहाँ उच्चतम है और कहाँ आपका सर्वोच्च है। और इनके साथ साथ मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे दीवानी फौजदारी होती है, कौन कौन सी अदालत है। आप जाएंगे कभी कोर्ट में तो लिखा होगा फौजदारी वकील, ठीक है, और सिविल वकील, इस तरह का मैटर लिखा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में आपका बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे और इन लेक्चर को हम लोग आपका बहुत अच्छे से एक एक करके हम लोग इसको पढ़ लेंगे और एक एक करके ही हम इनको समझेंगे कि क्या चीज है और आपका किस तरह से है, ताकि हम लोगों को ये सारी चीजें क्या हो जाएं, बहुत अच्छे से आपका स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ताकि हम इनको समझ पाए कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं और कैसे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है
और इस स्ट्रक्चर को हम लोग आपका देख लें, तो हमको इनको समझने की आवश्यकता है, ठीक है, और इनको जानने की, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें से कि आगे क्या है, आगे समझिए। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? कह रहे जो आपका विभिन्न स्तर की अदालत हैं, जो वो क्या होती हैं एक दूसरे से, क्या वो जो आपकी जुड़ी होती हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। क्या कह रहे हैं? हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। कैसी है भारत में? एकीकृत न्याय व्यवस्था है, और ऊपर की जितनी भी सारी अदालत हैं उनको आपके नीचे की अदालतों के जो फैसले हैं वो आपको मानने पड़ते हैं और उनको देखने पड़ते हैं और उनको क्या करने पड़ते हैं, आपका समझने पड़ते हैं, ठीक, कि किस प्रकार से क्या है और कैसे क्या स्थिति है। एकीकरण को समझने और उससे अपील करने की व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं कि कैसे है इनमें, कि एकीकृत में, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा फैसला सही नहीं दिया गया है तो ऊपरी अदालत में वो अपील कर सकता है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने जिला न्यायालय में कोई आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया है, कोई आपको सजा मिल गई और आपको लगा कि जो सजा मिली है ये उचित नहीं है, ये गलत मेरे को सजा मिली है और सही सजा का प्रावधान जो है उन्होंने गलत दिया है, तो वो क्या करता है, निचली अदालत से ऊपरी जो अदालत है वो उसमें क्या करता है बच्चों, अपील करता है। और अपील करने के माध्यम से ही वो क्या कर सकता है कि जिला अदालत से वो आपका कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है आपको, जो उच्चतम न्यायालय उसमें पहुंच जाएगा। और उच्चतम न्यायालय में अगर उसको लगता है कि यहाँ भी मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, यहाँ मतलब जो मेरे को चाहिए था या जिस तरह का न्याय मेरे को चाहिए वो नहीं मिला, इन्होंने कुछ आपका गड़बड़ी करी है, तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, आपको पता होगा, तो वो चला जाएगा फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ चला जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय में वो आपका चला जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं और आप इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट जो है आपको साफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक नए मुकदमे पर विचार करें। कह रहे कि अपील कैसे करते हैं, आपको ये जो है, ये जो आपको मुकदमा दिया है, इस मुकदमे को आपको समझना होगा और इसको जानना होगा। जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा जाएगा, और क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय तक इसको हम लोग लड़ सकते हैं और इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं इसमें, देखिए कि 1980 के फरवरी माह में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। किससे किया है? 20 वर्षीय सुधा गोयल से। वे दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे जहां के भाई और उसके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की मौत अस्पताल में हो गई, तो वह जल गई थी। क्या हो गया? सुधा की मौत हो गई, लेकिन मौत में क्या था, वो आपका जल गई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो चारों पड़ोसियों को गवाह के तौर पर बुलाया गया। कैसे बुलाया गया? जो गवाह हैं उसके तौर पर आपको इनको बुलाया गया। पड़ोसी ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्हें सुधा की चीखें सुनाई दी। और क्या सुनाई दी आपको? उनकी चीखें जो थी आपकी सुनाई दी। मामला जानने के बाद बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। ठीक, वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग लिपटी हुई है और उन्हें सुधा को एक बोरे और कम्बल की लपेट में आकर आग बुझा दी। उन्होंने बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर और लक्ष्मण ने उसकी आग लगाई थी। क्या कर आपका ध्यान देना है कि मिट्टी का तेल छिड़क कर क्या करा था, उस पर आपका आग लगाई थी उसके पति ने। मुकदमा के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा ने ससुराल वालों के साथ बहुत मारपीट करते थे। और एक ये कह रहा जो आपकी सुधा है उसके साथ जो उसके ससुराल वाले थे वो क्या करते थे, बहुत आपका मारपीट करते थे। ठीक है, कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए
वो चाह रहे हैं कि जो पहला बच्चा हुआ है उसके लिए क्या मिले उनको, एक बड़ी रकम, एक स्कूटर मिले और एक फ्रिज मिले। अपने बच्चों में लक्ष्मण और उनकी मां का कहना है कि सुधा गर्म दूध कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। ये सभी बयान और साक्ष्य के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा की जेठानी सुहाचंद्र को दोषी करार कर और आपका तीनों को मौत की सजा सुना दी। क्या बता दिया उन्हें कि उन्हें मौत की जो आपकी सजा है वो आपकी सजा उसमें आपका सुना दी। ठीक है, अब कह रहे हैं ध्यान देना है आपको थोड़ा सा इसमें आगे कि 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। कहाँ की? उच्च न्यायालय में अपील की, यानी कि हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की, दायर की। दोनों के तरफ के वकील ने तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। क्या थी? एक दुर्घटना। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली है। अदालत ने लक्ष्मण शकुंतला को तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा कि आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिलाओं को दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतों में इस तरह के दोषियों को दंडित नहीं कर पाती है, तो उच्च न्यायालय को उपरोक्त फैसलों से ऐसे जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर उन्हें कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए, उच्च न्यायालय के खिलाफ फैसले व सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अपील दायर की। यह अपील इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन वॉरियर्स, इस नामक आपका जो संगठन था, इन्होंने इसको भेजी थी। ठीक है, 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले से अपील सुनाई। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला जारी किया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुहाचंद्र को अपना आरोपी से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और क्या कर दिया उस अपील में? ध्यान देना है, वहां बरी किया था और यहाँ क्या कर दिया, उसको सजा सुनाई। ठीक, अब देखिए ये दिखाया है नामची दक्षिण सिक्किम में एक जिला अदालत है। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे उनको आपका ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, जिला न्यायालय भी कहते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कहते हैं, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन आपका मजिस्ट्रेट कहते हैं, सिविल जज आदि नामों से बुलाया जाता है। ये बहुत सारे नाम हैं जिला अदालत के। अब देखिए जिला न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो ये होते हैं, एक होता है प्रधान मजिस्ट्रेट दंडनायक, वो केस को सुनता है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब है जो आपके महानगर है उसमें उस आपका जो जज होते हैं उनको इस नाम से बुलाया जाता है। अब एक चीज आपको देखना है, ये दिखाया गया है आपको पटना का हाई कोर्ट और ये दिखाया गया है आपको कर्नाटक का हाई कोर्ट और ये दिखाया गया है गुवाहाटी सर्वोच्च न्यायालय का एक बेंच है मिजोरम में, बेंच। और ये है मद्रास सर्वोच्च न्यायालय। मद्रास का सर्वोच्च न्यायालय कितना लौकिक और सुंदर है, मद्रास यानी कि चेन्नई का। अभी हमको एक चीज देखने था, ये देखिए थोड़ा सा जानकारी पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले 1862 में, क्षमा चाहूंगा, 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में की गई तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। कह रहे 3 शहर थे, एक आपका कलकत्ता था, एक आपका बंबई था और एक क्या था आपका मद्रास था। तीनों की कंडीशन देखिए बिल्कुल अलग अलग थी। ठीक है, ये देखिए मैं अगर यहाँ बना दूं तो भाई मद्रास तो हो गया यहाँ, बंबई हो गया यहाँ और कोलकाता यहाँ हो गया, तीनों अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन तीनों की समांतर देखिएगा आप लोग इस बार क्या था। दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। जज देश भर में 25 सर्वोच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों में अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब हरियाणा का एक साझा और सर्वोच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ चारों पूर्वोत्तर असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी में एक ही सर्वोच्च न्यायालय रखा गया। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में अमरावती
और आपके तेलंगाना में हैदराबाद और अलग अलग पर उच्च न्यायालय रखा गया। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके नजदीक पहुंच गए और वहां कुछ न्यायालयों में उनकी आपकी सजा का हिस्सा दिया और खंडपीठ की आपकी बेंच भी बना दी। ठीक है, तो समझिए कि सबसे पहले कौन सा न्यायालय बना और कैसा है। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी, विधि मतलब लॉ की जो आपकी शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उन शाखाओं को थोड़ा समझना, वो थोड़ा उनको पढ़ना, उनको देखना आपका क्या है, बेहद जरूरी है कि कौन कौन सी हैं वो आपका विधिशालाएं, ये चीजें, ताकि आप इनको समझें कि ये किस तरह से हैं और इस तरह से इनको देखना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको, दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध है। अगर हम दहेज एक्ट की बात करें तो ये क्या है, ये समाज के विरुद्ध क्या है, एक आपका ध्यान देना है, समाज के विरुद्ध एक अपराध है। क्या है, समाज के विरुद्ध एक अपराध है और इस अपराध से क्या पढ़ना है, मुक्ति पाने के लिए हमने बात की गई है। ठीक है, कि क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, समाज के विरुद्ध अपराध है, यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून यानी कि सिविल लॉ। अब देखिए दो कानून है, एक है आपकी फौजदारी कानून। पहले मामले देखिए, दो मामले, एक आपराधिक और फौजदारी। फौजदारी कानून, फौजदारी मतलब आपके क्रिमिनल कानून को हम लोग हिंदी में फौजदारी बोलते हैं। और जो अगर हम विधि की बात करें तो विधि में आप देखिए दीवानी को हम लोग सिविल कहते हैं, सिविल मामले। दीवान फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे गई आपका दी गई तालिका को पढ़ना है कि दीवानी और सिविल मामले क्या होते हैं। आप उसको पढ़िए और आप उसको देखिए कि क्या मामले हैं, क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं, ये इनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये ऐसा व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। क्या माना गया है, कानून में इनको अपराध माना गया। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना इत्यादि, ये फौजदारी मामले, क्रिमिनल। आप चोरी करते हैं, दहेज के लिए किसी औरत को तंग करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, सब इसमें आएगा। अब देखिए दीवानी में क्या बात कर रहा है, जो सिविल है, इसका संबंध व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन है और ये उसके अधीन। एग्जाम्पल समझिए, आपने जमीन की किसी की बिक्री कर दी, ठीक है, चीजों को खरीद लिया, आपने किराए पे लिया, आपने तलाक दिया या कोई से संबंधित विवाद हो गया, तो वो किस में जाएगा, आपका सब आपका सिविल में जाएगा। इस मामले में सबसे पहले प्राथमिक सूचना यानी कि रिपोर्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में FIR, दर्ज कराई जाती है। बाद में पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत के लिए केस फाइल करती है, यानी कि रिपोर्ट करेंगे आप। रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा जी, आपका उसकी फाइल बनेगी, उसके FIR जांच करेगी, जांच करने के बाद फिर उसको कोर्ट में रेफर कर देंगे। प्रभावित पक्ष को न्यायालय की ओर से याचिका दायर होती है। अगर मामले में आपके किराए से संबंधित है तो मकान मालिक किराएदार के मुकदमा कर सकता है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अदालत राहत में व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद या अदालत का आदेश करती है तो किराए मकान को खाली करके बिकवा चुकता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किराए क्या प्रक्रिया है, इसमें क्रिमिनल और जो आपके फौजदारी के मामले हैं आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से वो आपके क्रिमिनल और फौजदारी के मामलों में ये रहा है। तो इसको समझने की और इसको जानने की बेहद जरूरत है आप लोगों को। ठीक, समझने का प्रयास करेंगे। फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उस पर आधार तालिका से भरिए। कह रहे जो आधार तालिका दी गई है इसको पढ़ लीजिए और फिर क्या पढ़िए। उल्लंघन है, कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़के को हर रोज परेशान करते थे। ये क्या होगा, ये क्राइम है। ये क्या है, आपका क्राइम है। ठीक, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। पहली बात तो ये किसका मामला हो गया, तो ये हो गया फौजदारी का। अपनाए क्या है, आपको सूचना पुलिस को देनी होगी
और पुलिस उस सूचना को बाद क्या करेगी, आपका रिपोर्ट, उसकी जांच करेगी और फिर बाद क्या होगा, जो आपराधिक बच्चे हैं वो उनको क्या करेगी, उसका सजा सुनाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्या करेगी वो, जो अपराध की सजा है वो आपका सुना देगी और आपराधिक जो आपके मामले हैं वो आपको इसमें इसको घेर देगी कि क्या एक्चुअल में है क्या नहीं है, इसमें इनको पता लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा, और बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें आपका देखते हैं कि एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आपका मजबूर किया जा रहा है। तो मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है, तो सिविल का केस होगा और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे पहले वो खाली नहीं करा सकते, कुछ उसमें लॉज होंगे, उन लॉज का जो लॉ है, कानून है, उनके आधार पर सारी चीजें तय हो जाएंगी। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मामला क्रिमिनल है, कौन सा फौजदारी है। इस तरह की चीजें अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको कुछ ऐसा संघर्ष हो जाए, कुछ चीज आपको समझ ना आए। ठीक है, तो बड़ा ही ये आसान तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं और इसको क्या है, आप देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं किस तरह से। ठीक है, कैसे कैसे मामला है। चलिए आगे देखते हैं। अब अभी तो जितना हमने अदालतों के विषय में पढ़ा है, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझसे जान भी सकते हैं कि क्या स्थिति है। ठीक है, और कैसे हम उनको समझें, कैसे उनको देखें, तो इस पर हम लोग आपकी बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्थिति रही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। कह रहा है जो हर व्यक्ति है क्या वो अदालत की शरण में आपका जा सकता है, क्या आपका नहीं जा सकता। सैद्धांतिक भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिकों को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। कह रहे जितने भी आपके लोग हैं उनको अदालत के माध्यम से क्या मांग सकते हैं, आपका न्याय मांग सकते हैं और उस न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारी मौलिक अधिकार की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में जा सकता है। क्या सकता है, उसे लग रहा है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, अदालत जो है आपका जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल है। कह रहे कि आप सारी सेवाएं हैं लेकिन अदालत उस कोर्ट में कैसे जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहां तक आखिर में ये पहुंच कैसे सकते हैं। तो ये इनमें से थोड़ा सा इसको समझना है और इसको हमें देखने की बात है। अब देखिए, कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा व कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें बहुत से लोग बहुत लगता है कि अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना चाहता है तो उसे पूरा परिवार दिन दहाड़ी मजदूर आपके चलती है, वह अदालत जाने से इंसाफ पाने की उम्मीद बहुत मुश्किल हो जाती है। अब देखिए, जो आदमी पढ़ लिख रहा है, जो पढ़ नहीं सकता, गरीब तबके का आदमी झाड़ू मजदूर कर रहा है, उसके लिए कोर्ट जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सपना बना रहता है। और इस तरह से चीजों को उनको फेस करना, उन चीजों को देखना और उसको मानना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या जो है वो उसके सामने हो जाती है, जिससे वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटूं और अपनी चीजों को मैं बैलेंस करके रखूं ताकि सारी चीजें बहुत आसान बनी रहें। और मैं क्या करूं, इस तरह से हम उनको देखते रहें। ठीक है, ताकि उसे क्या हो, ये सारी चीजें बहुत सही रूप में मिलती रहें। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके इन सब पर आपका बात कर लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक
ज्यादा से लोगों तक पहुंचने के स्थापित किया कि न्याय क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका पहुंच सके। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसा लोगों और जनहित की याचिकाओं को दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, और कैसा हो कि जिनके जो अधिकार है उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब देखिए, अगर आपको पीएल लगानी है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि पीएल क्या होती है आपकी वहीं लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है। कैसा बनाया है? कानूनी प्रक्रिया को आपका बेहद सरल बनाया है। आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का नाम पर पत्र भेजकर या टेलीग्राम भेजकर पीएल माना जाता है। आप उसको टेलीग्राम भेज दो, पत्र भेज दो, तो उसको क्या मान सकते हैं? पीएल। शुरुआती सालों में जनहित याचिकाओं के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया है। ठीक है, कैसा मिला है कि जनहित याचिकाएं हैं, उनमें क्या दिलाया गया है? उनको न्याय दिलाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, बंधुआ मजदूरों अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार में सजा काटने के लिए बाद भी रिहा किया गया है कि जो लोग बिना बात उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा जो आपका बर्ताव करते हैं, उस बर्ताव को भी हमने इसमें आपका शामिल किया है, और इस बर्ताव को भी हमने इसके अंतर्गत देख लिया है कि क्या स्थिति है और कैसे ये लोग आपका करते हैं। ठीक है, उस पूरे बर्ताव को हम लोग आपका इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है, और इसमें एक एक करके हम लोगों ने बात भी करी। देखिए, पहले जो था इस तरह का न्याय पाना और ये करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ था, और जिसको हम लोग देख सकते थे कि न्याय प्रक्रिया क्या है और कैसे है। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख सकते थे कि न्याय पाना कोई आज की कोई मतलब कोई सरल काम नहीं, क्योंकि बहुत लंबा कोर्ट का प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को फॉलो करने में बड़ी सारी समस्या हैं जो लोगों के सामने आती हैं, और लोग उनको देखते हैं और लोग उनको फॉलो करने से क्या होते हैं? आपके कतराते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखिए। शुरुआती सालों में जनहित याचिकाओं के बहुत सारे माध्यम या अब आपके मुद्दों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार में सजा का रिहा किया। कैदियों को रिहा करने के लिए जनहित याचिकाओं का ही इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो कैदी फंस गए हैं और बिना बात सजा काट रहे हैं तो उनको पीआईएल लगा दी गई, और पीआईएल के आधार पर उनको रिहा करने की जो है आपका बात जो है कर दी गई। तो इनको देखना है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप में की गई थी। कह रहे जो आपको मिड डे मील मिलता है ना, इसकी शुरुआत भी आपका पीआईएल जो हुआ था, उस पीआईएल के तौर पर ही आपका की गई थी। तो देखिए कितनी एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की चीजें अगर न्याय व्यवस्था आपकी दुरुस्त हो रही है, जो आम जनमानस है जिन्हें लगता है कि न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत है और वहां तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर पीआईएल के माध्यम से उनको न्याय मिलने में, उनकी चीजों को सरल होने में, सरकार पर विश्वास करने में, हमारी संविधान और न्यायपालिका को दुरुस्त बनाने में अगर पीआईएल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो एक ये बहुत बड़ी एक सफलता की बात है कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें। अब देखिए कह रहे हैं कि 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में सूखे पड़े लोगों के सामने भोजन की भारी जो है वो अभाव पैदा हो गया था। ये पहला चित्र आपका राजस्थान का है। दूसरे को देखिए, सरकारी गोदाम में अनाज भरे पड़े थे, बहुत सारे चूहों को गेहूं भेंट चढ़ रहे थे। अब देखिए अनाज भोनता लेकिन सब चूहे खा रहे थे। ठीक, तीसरा देखिए, इस स्थिति में देख सकते हैं कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए जीवन के मौलिक अधिकारों को भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य में इस अपील का गलत साबित कर दिया, उसके पास समाधान नहीं था। यह आधार था कि सरकारी गोदाम अनाज भरे जाते हैं, तभी सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व दिया।
ठीक। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार आपके पैदा करे, राशन की सरकारी दुकान, जबरदस्ती भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को दोपहर में स्कूल, ये सब चीजों को सरकारी योजना क्रियान्वयन करने का रिपोर्ट किया और 2 खाद्य आयुक्तों की भी नियुक्ति की। तो ये सारी चीजें बच्चों किसके माध्यम से हैं? तो ये सारी चीजें जो है आपका उसी के माध्यम से है। ठीक है, किसके माध्यम से? ये पीएल के माध्यम से ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग और वहां हम लोग इसमें पढ़ते हैं और इसमें बात करेंगे। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है और यहाँ तक कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना, न्याय तक पहुंचना होता है। कह रहे अगर कोई आम आदमी अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो ये मान लो कि उसे कहां तक पहुंच गया, वो आपको न्याय तक पहुंच गया। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकार की व्याख्या करने के लिए अहम भूमिका निभाती है। जैसा आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है कि अदालतों से ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या हुई है कि अदालत ने क्या करा है, अनुच्छेद 21 की व्याख्या की है। अब ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 21 बहुत लंबा है, बहुत ब्रॉड है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि कैसे है। ठीक, जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है और कह रहे कि जो जीवन का अधिकार है उसमें भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अदालत ने राज्यों को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन यानी कि मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए अवसर कदम उठाएगी। क्या करेगी? कुछ ऐसे कदम हैं जो उनको उठाएगी, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, क्या होगा? ये कदम उठाएगी। लेकिन अदालतों के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जहां उन्हें आम आदमी लोगों को नुकसानदेह माना गया है। उदाहरण के लिए गरीब के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि झुग्गी झोपड़ी को बेदखल करने द्वारा अदालत को दिए गए फैसले पर पुराने फैसले विरुद्ध हैं। कह रहे जो झुग्गी झोपड़ी पड़ी होती है उनको हटाने के लिए जो कोर्ट फैसला देती है गलत है। हाल ही के फैसलों में झुग्गी झोपड़ी शहरों को घुसपैठियों की तरह आपका देखा गया है कि झुग्गी झोपड़ी बनी है उनको कैसे देखें हम लोग? घुसपैठियों की तरह हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, और 1985 में, अब देखिए, जबकि आपने पहले फैसलों में 1985 में ओगला टेलिस बनाम बॉम्बे आपका नगर निगम में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दे की सुनवाई अदालतों में कई साल तक लगी रही। इस देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा गया कि इंसाफ की देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। क्या कह रहे हैं? इंसाफ की देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। अगर आपको न्याय मिलने में देरी हुई तो इसका सिंपल मतलब है कि आपका कत्ल हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्या नहीं कर सकते हम लोग? ये नहीं कर सकते या ऐसे नहीं देख सकते कि जो न्यायपालिका है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। हम उसको ऐसा नहीं समझ सकते या नहीं कह सकते। इसके बावजूद लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। न्यायपालिका ने कार्य विधायपालिका में शक्ति पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा है जो पूर्णतः स्वतंत्र हो और हमारे देश में हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू हो। ठीक है, कैसा हो? हमारे देश का एक बुनियादी पहलू है। तो ये देखना है कि जो आपका ट्रायंगल है ये क्या है? निचली अदालत है, ये सर्वोच्च न्यायालय है और ये क्या है? नहीं, क्षमा चाहूंगा बच्चों, मैंने उल्टा कर दिया। एक बार इसको दोबारा देखिए। सबसे पहले निचली अदालत जिसको हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, जिला न्यायालय। इसके बाद होती है उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं और सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ये दोनों क्या है? इसी न्यायालय का हिस्सा है बच्चों। क्लियर है? ध्यान रखना है। तो आपको इस सारे पूरे न्यायालय के सिस्टम को समझना होगा, जानना होगा और बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब कोई आपका मामला आता है तो सबसे पहले उसको ये देखा जाता है कि ये जो मैटर है वो आपका सिविल का है या फिर आपका फौजदारी यानी कि आपके क्रिमिनल का है। तो सबसे पहले पुलिस को प्राथमिक सूचना दी जाती है, फिर पुलिस उसकी जांच करती है।
जांच के आधार पर पुलिस उनको जेल भेजती है। जेल भेजने से पहले उनको 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट उस पर जांच करता है और मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट को बोलते हैं दंडनायक। मजिस्ट्रेट क्या बोलता है कि अब इनको जेल भेज दिया जाए, और आपको पुलिस को बोलता है कि आप इतने दिन के अंदर अपनी फाइनल जो एफआईआर की सीट है उसको फिक्स कीजिए। फिर उसके बाद उसको सत्र न्यायाधीश यानी कि सत्र जिला न्यायालय में भेजता है। वहां पर बहस होती है, आपकी सजा सुनाई जाती है, और उसके बाद फिर डिसाइड होता है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो उसको आपका सजा मिलती है, वो फिर अपील कर सकता है याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, केस चलता है, फिर वहां आपको सजा मिलती है। वहां भी अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंतिम और लास्ट द्वार है आपकी अपील का। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। घर जाकर एक बार जरूर रिवीजन करिए ताकि आपको सब चीजें याद रहें। हैव ए नाइस डे मैन।